नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसियों के बारे में। हमारे साथ हैं ताहिर गोरा साहब। ताहिर गोरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताहिर गोरा साहब टैग टीवी के करता धरता है, कनाडा में टोरंटो में रहते हैं। बहुत पुराने वेटरन जर्नलिस्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है। ताहिर गोरा साहब, इससे पहले कि हम पूरी बात शुरू करें, दो खबरें ऐसी आई हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जी जी। एक खबर तो ये आई है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ, तो एससीओ का इस बार की प्रेसिडेंटशिप जो है वो भारत के पास है। और मई में कॉन्फ्रेंस होने वाली है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो समिट के प्रिपरेशन में होती है पहले। तो भारत ने उस फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान को इनवाइट भेज दिया है। अब हमें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। एक बात। और दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, वो माइक पॉम्पियो ने कोई किताब लिखी है और उसमें जो पुराने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिस वक्त बालाकोट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बालाकोट की स्ट्राइक के बाद वो वियतनाम में थे और वियतनाम में उनके पास सुषमा स्वराज जी का फ़ोन आया और उस फ़ोन में उन्होंने ये कहा कि हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रिपेयर कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो माइक पॉम्पियो कहते हैं कि मैंने कहा कि 10 मिनट रुकें प्लीज़। और फिर उन्होंने संपर्क किया बाजवा से। बाजवा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने पूरा इंश्योर किया और उसके बाद फिर अभिनंदन को वापस किया गया। तो ये जो अभी आपने देखा, अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं इन खबरों के मार्फत। और ये कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने यूएई में जाके एक स्टेटमेंट दिया कि हमने 3 वॉर करके 3 युद्ध लड़के गलती कर दी। और उसके तुरंत बाद उनके ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आ गया कि हमारा स्टैंड 370 पर वैसा ही है। और उसके बाद फिर हिना जाके कहती हैं वहाँ पर आपके दावोस में। और दावोस में वो कहती हैं कि साहब कि हम जो है वो मोदी जी से इत्तेफाक नहीं रख सकते, अटल जी से और मनमोहन जी से हमारा अच्छा इत्तेफाक था। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसमें एक बात तो तय है कि हलचल बहुत हो रही है और इस हलचल का क्या कुछ नतीजा भी निकलेगा या नहीं, ये एक अपनी जगह पे सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये तय नहीं है कि वो मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं या पाकिस्तान में किसके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और किस बात पे किए जाएँ। क्योंकि वहाँ तो एक ही रेटरिक है, कश्मीर, कश्मीर और कश्मीर। अभी बिलावल भुट्टो ने कोई करीब चंद हफ्ते पहले जिस तरह की इंसल्टिंग और आई वुड से घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, उसके बाद वो किस मुँह से एससीओ के समिट में भारत में शिरकत करेंगे। क्योंकि इतना इमेच्योर रवैया, इतना इमेच्योर स्टैंस और इतना इंसल्टिंग स्टैंस करने के बाद वो किस मुंह से भारत आएंगे, ये एक अपनी जगह पे देखने वाली बात है। हिना रब्बानी खर ने कहा कि वाजपेयी और मनमोहन जी जो दोनों थे ये बड़े स्टेट्समैन लोग थे, यानी मोदी जी नहीं है। तो अब तो सरकार मोदी जी की है। तो मोदी जी ने खुद पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे करने की शुरुआत की थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पहली जो थी उनकी सरकार बनी उसमें बुलाया। फिर उसके बाद वो ऑफिशियली अनइनवाइटेड होके उन्होंने एक सरप्राइज विजिट भी दिया था, नवाज शरीफ के घर गए थे 25 दिसंबर 2015 को।
चंद घंटों के लिए, और पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कितना इंसल्टिंग काम किया, और फिर उसके कोई शायद एक हफ्ते बाद पठानकोट हो गया था, और फिर उसके कुछ और दिनों बाद अरूरी हो गया था। तो ये तो है प्रेजेंट, ये तो है पास के हालात। अब पाकिस्तान पे यूं लगता है कि जैसे इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है, उस इंटरनेशनल दबाव की वजह से पाकिस्तान अपने पुराने इंसल्टिंग जो है नैरेटिव पे भी है, और साथ साथ बातचीत की मेज पे भी आना चाहता है। हालांकि बातचीत की मेज तो भारत ने नहीं बिछाई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद ही कहा है कि उन्होंने खुद से यूएई के प्रेसिडेंट से कहा है कि वो पाकिस्तान के वो भारत के साथ तल्लुकात अच्छे करने चाहते हैं, उनसे 3 बार गलती हुई है। तो वो एक्चुअली वहां 3 बार तो नहीं है, इनफैक्ट 4 बार गलती हुई है। 4 और बार हुई। जी, और चारों बार गलती की जो है मुंह की खाना पड़ी जैसे कहते हैं। तो हर बार जंग हारे, इंसल्ट हुई। तो उन्होंने कहा कि वी हैव लर्न द लेसन, शहबाज शरीफ ने कहा। लेकिन वाकई ये देखने वाली बात है कि हैव दे लर्न द लेसन? ये सवाल जूं का तू खड़ा है कि क्या वाकई इन्होंने सबक सीखा है? लगता तो नहीं है जिस तरह की ये लैंग्वेज बरत रहे हैं। तो आपने जिक्र किया कि एससीओ की इनविटेशन गई, मेरा ख्याल है अभी जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का समिट हुआ था, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो कि भारत ने इनविटेशन भेजी थी। नहीं भेजी थी। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट ओवर 120 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट हुए थे। पाकिस्तान रह गया था अकेला ही, अपनी देख पकाते रह गया। अब अगर भारत ने भेजी है तो अब मैं श्योर नहीं हूं, मैंने भी ये खबर उड़ती उड़ती सुनी है, अगर भेजी है। आज इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन है उसकी, हेडलाइन है तो इसका बिल्कुल मतलब ये है कि भारत लीडर है, भी। टॉप टॉप जी फ्रंट पेज पे टॉप हेडलाइन है। जी और एससीओ में ये जरूर है कि भाई एससीओ का पाकिस्तान मेंबर है पहले से। जी, तो वो वही सर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का भी तो नेचुरल मेंबर बनता है ना नहीं, पाकिस्तान। वो तो नहीं, पहली बार उन्होंने किया था, तो हाँ उसमें वो तो ठीक है, लेकिन फर्क है। इनको शामिल तो किया जा सकता था, लेकिन किया जा ये सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि एससीओ में तो मजबूरी होगी। हाँ मतलब, लेकिन इनको शामिल ना करने की जो है वो कोई जरूरत भी नहीं महसूस की भारत ने। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी जी, वर्ल्ड कप क्रिकेट होगा, तो उसमें पाकिस्तान को बुलाना तो भारत की मजबूरी होगी। राइट 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 राइट। उसी तरह से एससीओ में पाकिस्तान एक मेंबर है। एससीओ अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है अपनी तरह का, रशिया चाइना उसके प्राइम मूवर है, तो उसमें बुलाना तो एक तरह से मजबूरी ही है। जी मजबूरी है, और फिर देखने वाली बात यह है कि क्या फिर पाकिस्तान इसमें शिरकत करेगा। जी, तो ये देखने वाली बात है। हाँ, चूंकि ये भारत के अंदर हो रहा है, ये अब एससीओ कोई कजाकिस्तान में तो हो नहीं रहा, चाइना में तो हो नहीं रहा, ये तो भारत के अंदर हो रहा है। तो हो सकता है पाकिस्तान कह दें कि आप हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं आते, हम आपके यहाँ खारजा पॉलिसी फॉरेन अफेयर्स खेलने नहीं आएंगे। तो तो वो तो इसी तरह चीजों को देखते हैं ना, इक्वेट करना होता है। तो एनी हाउ, अगर पाकिस्तान उसमें शिरकत करता है और ये अपनी कश्मीर की रेटरिक से बाज आता है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई एक थोड़ी बहुत आइस ब्रेक वाली बात हो सकती है। लेकिन अगर वहां आके भी कश्मीर का ही रोना रोना है, तो फिर क्या फायदा? यानी कश्मीर 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 करते 75 साल पाकिस्तान को गुजर गए, कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके, और क्या उसका फायदा, क्या हासिल उसूल? पाकिस्तान की आवाम के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर खा गए कश्मीर के नाम पे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वाले और एलिट्स। तो वो अपनी जगह पे तो चैलेंजिंग है ही है। अब आपने तीसरी बात की माइक पॉम्पियल की किताब के हवाले से। किताब तो मेरी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन जी, इस वो तरह भी की। आज के पेपर में जी इंडिया में फ्रंट पेज पे है। जी, लेकिन वही वही उस किताब में से एक्सट्रैक्ट्स जो होंगे, अब जाहिर है वो छप रहे हैं दुनिया में। और इंटरेस्टिंग बात है कि सुषमा स्वराज जी ने माइक पॉम्पियल को जो फोन किया, माइक पॉम्पियल खुद कंफर्म कर रहे हैं, वो ना सिर्फ सेक्रेटरी स्टेट थे यूएस के, बल्कि उससे पहले वो सीआईए के भी हेड रह चुके हैं।
तो वो तो बड़े जानू आदमी हैं, सारी सिचुएशन को, वर्ल्ड अफेयर्स को तो बहुत अच्छी तरह से वो समझते हैं। तो माइक पॉम्पियल ने जो ये कोट किया है अपनी किताब में कि उनको भारत की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, जो बहुत ही ब्रिलियंट इंसान थी, उनका फोन आया तो उन्होंने बताया, तो वो बात समझ में आती है इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से तो जरा सी भी कोई बात हो भारत की तरफ से या कोई भी ऐसा मसला, तो पाकिस्तान तो फट से न्यूक्लियर थ्रेट दे देता है ना। तो वो बताना तो इंटरनेशनल बरादरी का बनता था सुषमा स्वराज जी का, यानी स्पेशली यूएस को, तो भाई ये तो बात बात पे पटाखे, एटमी पटाखे छोड़ने की बात करते हैं, तो कोई इंटेलिजेंस की उनके पास खबर भी होगी कि शायद ये भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो वो इसमें तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। वो यकीनी तौर पर ये अपनी तरफ से जो है वो कोई ना कोई बातें तो करते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि जी हम एटम बम फोड़ देंगे। तो फिर मेरा ख्याल है अमेरिका को ब्लफ, वो जो होता है कॉल करने वाली बात है, वो करना पड़े कि भाई ये बता दो कि सच है कि एज यूजुअल तुम्हारा ब्लफ ही है। तो सिचुएशन देखिए सर काफी इंटरेस्टिंग है। इस सारे सिनेरियो में हमें देखने वाली बात यह है कि क्या उसमें आपको एक बात और याद दिलाऊं, जी सॉरी जी जी प्लीज। वो उस वक्त के जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझको, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि उस वक्त पे जब अभिनंदन को इन्होंने पकड़ रखा था, तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त पर ये आए थे, मैं वहाँ पर था और ये बाजवा साहब आए थे तो इनकी टांगें कांप रही थी। जी गालबन फवाद चौधरी थे वो, गालबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फवाद चौधरी नहीं थे अच्छा हाँ, कोई या शायद परवेज खटक होंगे। तो मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, हाँ मुझे लेकिन भी, मैं उन्होंने भी पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया था। ये ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, वो स्टेटमेंट तो कंफर्म है। नाम ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, नाम से फर्क भी नहीं पड़ता, बहरहाल वो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे इमरान खान की सरकार के। तो देखिए हालात तो वाकई ऐसे हैं पाकिस्तान में, ये कहते हैं कि वहां जरा इसको ना इस तरह कहते हैं, वो कहते हैं टांगे कांपना नहीं, वो कहते हैं कांपे टांग रही थी पाकिस्तान में। ये कहा जाता है। तो तो जो इनके हालात हैं तो उसमें तो वाकई कांपे टांगने वाली बात है। देखिए भारत तो अब एक ऑलमोस्ट सुपर पावर है, ऑलमोस्ट सुपर पावर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। आज से 50-52 बरस पहले जब भारत इस लेवल पे नहीं भी था, तब भी तो बांग्लादेश बना था और 93,000 जो सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान के, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे। तो अगर ये 52 बरस पहले भारत ये हशर कर सकता था, तो आज का भारत तो बहुत आगे। आज का भारत तो क्वाड का हिस्सा है, I2U2 का हिस्सा है, G20 की कॉन्फ्रेंस इसी 2023 में होने जा रही है। ये शंघाई कोऑपरेशन की जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस है, वो भी जिसका हमने तस्करा किया शुरू में, वो भी इसी साल भारत में होने जा रही है। तो भारत तो वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में उनकी टांगें कांपना या कांपे टांगना बनता है। उनको वाकई इसका अलर्ट होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है अनफॉर्चुनेटली, वो अपना जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए माइंडसेट है, तो वो चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, वो माइंडसेट सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो वाकई ही 75 साल से झूठ बोलते बोलते अपने ही झूठ को सच समझने लगे हैं कि भाई हम बड़ी सुपर नेशन है, भारत जो है वो उसको हम डरा देंगे, धमका देंगे, चूंकि वो टेररिज्म करते रहे हैं, तो उससे जाहिर है भारत हमेशा डिफेंसिव रहा है। अब भारत कुछ कुछ ऑफेंसिव हो रहा है और भारत का ऑफेंसिव होना बनता है। खासतौर पर बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई अब हम किसी तरह की आपकी बुली जो है वो उसको नहीं लेंगे। तो थिंग्स आर प्रीटी चेंज नाउ। और उस चेंज सिचुएशन में अब हिना रवानी खर की जो लैंग्वेज है या बिलावल भुट्टो की लैंग्वेज है या पाकिस्तान की आर्मी के लोगों की जो लैंग्वेज है, वो अब किस तरफ जाती है ये देखने वाली बात है। खासतौर पर ये हिना रवानी खर और बिलावल भुट्टो जैसे लोग ये तो बिल्कुल समझते नहीं है ना, ये तो इनमेच्योर है, ये तो वाकई यही समझते हैं कि ये जो है भारत में हिंदुत्व है, मुसलमानों के साथ गड़बड़ हो रही है, तो ये तो इन्हीं चीज़ों पे कायम कायम दायम है।
और इनका नैरेटिव यही है। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल इस्लामिस्ट माइंडसेट के लोग हैं उनकी तो बात छोड़िए, इवन जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट काइंड के थिंकर्स और प्रोग्रेसिव थिंकर्स जो हैं उनकी 99% भी ऐसा ही समझती है। उनका ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि ओहो पाकिस्तान की तबाही तो हुई थी इस्लामाइजेशन की वजह से, अब भारत की तबाही होगी हिंदुआइजेशन की वजह से। उनका ठीक है ना जी। तो भाई अगर भारत बिल्कुल, की बिल्कुल। तबाही ये तो हिंदुआइजेशन की वजह से होगी तो ये आप खुश हो तो जाए ना फिर। बड़े संजीदा लोग भी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं उस दिन वो उनको क्या नाम है उनका, इश्तियाक अहमद, उनको सुन रहा था। जी जी। मतलब मैं सिर्फ दोस्तों से यही कहता हूँ कि भाई बात ये है कि आपको काहे की फिक्र है भारत की। वो कहते नहीं वो पाकिस्तान की हुई थे, हम भारत के बड़े वो फिक्रमंद है भारत के लिए। मैं कहा फिक्रमंद अपने लिए ही होते रहा करें, आप भारत को समझते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे प्रोग्रेसिव हो कोट अनकोट, बड़े एनलाइटेंड हो, या वो पुराने स्टाइल के इस्लामिस्ट हो, वो आज के भारत को नहीं समझते। उनकी निगाहों में भारत वही है कि रात को हम पठानकोट का अटैक करेंगे, सुबह क्रिकेट खेलेंगे जाके, और यहाँ अमन की आशा चलाएंगे और अगले रोज हम बम्बई टेरर जैसा कोई अटैक कर देंगे। तो वो अभी तक इसी माइंडसेट में फंसे हुए हैं। तो जी, जी, जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो इस वक़्त के हालात हैं, जैसे कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर कर रहे हैं, अब आपको कश्मीर का ही है कि इस वक़्त का हालात देखें, तो कश्मीर में आटा नहीं है। जी यानी बाकी आपको सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में तो बहुत महँगे दामों पे मिल भी जाता है। कश्मीर यानी कि पीओजेके और जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान है, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं है। और हालात ये हैं कि वहाँ पर हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उन प्रोटेस्ट में वो कह रहे हैं कि साहब आप तो नहीं दे सकते, ये बॉर्डर खोल दो, हम जाके ख़रीद के ले आएँगे। कि उस तरफ कश्मीर में उनसे तो वो रश्क कर रहे हैं कि हमसे तो ये लाख दर्जे बेहतर है। जी। जी ऐसा ही देखिए कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, डल लेक जो है वो उसको साफ किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, बर्फ पड़ती है तो वो मिनटों में साफ हो जाती है, और नई नई यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, आईआईटी के जो कैंपसेस बन रहे हैं। उधर जो है जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे लोगों की जिंदगी हराम है। कोई आदमी बीमार हो जाए तो वो उस बेचारे को गाड़ी में नहीं लेके जा सकते क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, तो वो फिर उसको चारपाई पे डाल के लोग जैसे जनाजा होता है उस तरह लेके नीचे आते हैं। हॉस्पिटल नहीं है तो कोई इक्का दुक्का जो क्लिनिक है वहां लेके जाते हैं। तो लोग तो देख रहे हैं ना आज के सोशल मीडिया के जमाने में, कोई चीज छुपी हुई तो है नहीं। यानी उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के पार यानी जम्मू कश्मीर का पता है कि वहां पे क्या सहूलतें हैं। उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई यहाँ तो वो इश्यूज नहीं है, और वो देखते हैं कि हमारे यहाँ तो इश्यूज ना खत्म होने वाले। तो वो जाहिर है मतलब जो आटा भारत में शायद कोई 30-40 रुपए का सुना है मिलता है, वो पाकिस्तान में 200-250 रुपए का है। और ईरान से अब 20-22 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में किलो आटा बलूचिस्तान में स्मगल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की तो जो हालत है, चाहे इमरान खान की सरकार हो या चाहे ये जो आए हैं, वो तबाह बर्बाद है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली अब तक की जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फौज की पॉलिसियां हैं उसकी वजह से यह हाल हुआ है। ये सिर्फ सियासी लीडर्स उसके कसूरवार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट और फौज की पॉलिसी की वजह से ये हाल हुआ है बुनियादी तौर पर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और गिलगित बाल्टिस्तान में तो नारे लग रहे हैं कि भाई ये आप जो है वो कारगिल स्कार्दू जोड़ दो। या, कारगिल स्कार्दू जोड़ दो। हाँ मेरा ख्याल है वो राहुल साहब को ये करनी चाहिए ना, जोड़ो यात्रा। वो तो असली भारत जोड़ो यात्रा तो वही होगी ना कि जो हाँ लेकिन पुराना अनडिवाइडेड भारत था उसको जोड़े हाँ, जाके। वो तो मेरे ख्याल तोड़ो यात्रा कर रहे हैं शायद।
हाँ, वो तो भारत तोड़ो यात्रा है पूरी तरह से उनकी। हर चीज़ में उनको सिर्फ़ जो है वो कोई न कोई नुक्स निकालने दूसरे के और अपनी बात जो है वो अजीब-अजीब तरीके से करनी। तो वो तो एंटरटेनमेंट यात्रा भी है वैसे तो अगर उसको देखा जाए तो। हाँ, वो तो चलिए थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भारत में चाहिए भी, लेकिन उधर देखिए फुल एंटरटेनमेंट है, फुल पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरी बात जो है एक बात जो चलती थी बहुत पहले कि साहब कि भारत को टू फ्रंट वॉर का ख़तरा है और चीन और पाकिस्तान एक साथ मिल जाएँगे। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की आपकी इकोनॉमिक हालत है, जो आर्थिक उनकी स्थिति है अ, अभी जो लेटेस्ट पता चल रहा है वो ये है कि अ, यद्यपि ये कह रहे हैं कि साहब अभी सॉवरेन डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, मतलब पाकिस्तान एज़ अ कंट्री ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। लेकिन वैसे तो कोई भी जो इम्पोर्ट आ रहे हैं तो उनकी जो एलसीज़ हैं, उनको बैंक्स ऑनर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। नई एलसीज़ खुलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आपके वहाँ पर शिप्स डॉक हो रहे हैं आके, उनका फ्रेट जो है, वो डॉलर्स में जाता है, वो पेमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो अब एक तरह से इम्पोर्ट्स जो हैं, वो पूरी तरह से रुक गए हैं। और चाइना जो है, वो अभी भी उनका जो कोई एक इंस्टॉलमेंट ड्यू है, वो उसको रोल ओवर नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि नहीं ये तो आपको टाइम पे पेमेंट करना ही होगा, आगे हम देखेंगे। अच्छा जो पेमेंट वहाँ से वो देता भी है, वो कहता है कि साहब कि हमारे जो ड्यूज़ हैं, हमारी जो लगा रखे हैं लोगों ने, चाइनीज़ कंपनियों ने, पावर यूटिलिटीज़, तो उनको आप पहले पेमेंट कर दीजिए। अब उनको पेमेंट उनके ड्यू हो गए हैं, तो वो पावर नहीं दे रहे हैं, तो आपने देखा कि साहब कि वो पूरा का पूरा ग्रिड ही ट्रिप हो गया। एक ही ग्रिड है पूरे पाकिस्तान में और चाइना जो है वो कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये जो हिमालय से ऊँची, समंदर से गहरी जो दोस्ती थी, आयरन बिरादर वाली, उसका क्या हुआ? वो कभी भी इस तरह नहीं रही। चाइना ने अपने इंटरेस्ट ही वॉच किए हैं और नेशन के बीच सर वैसे भी इंटरेस्ट होता है। ये कोई पाकिस्तान का टीवी ड्रामा तो है नहीं कि जज़्बाती तौर पर दोस्त वो जिसे कहते हैं ऑल वेदर्स फ्रेंड्स हों। तो फिर चाइना वैसे भी आप और हम जानते हैं कि वो कारोबारी तौर पर बहुत कैलकुलेशन रखने वाला कंट्री है। तो चाइना ने तो ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि श्रीलंका हो, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हों, उन सबको अपने शिकंजे में कसा हुआ है। और जो श्रीलंका का हाल हुआ है, उसमें चाइना का बहुत बड़ा किरदार है। अब जो पाकिस्तान का जो एक्चुअली जो हाल हो चुका, आपने कहा कि एलसी नहीं खुल रही, जहाज़ डेक पे लगे डॉक पे लगे हुए हैं और उनका भी फाइन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी चाइना ने जिस जिस तरह सी पैक के नाम पे इन्वेस्टमेंट की, उसके जो अब इंटरेस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अमेरिका के जो थी वो तो ज़्यादातर तो वो एड्स होती थी। लोन जो थे वो तो आईएमएफ के होते थे। अमेरिकन सरकार के तो जो थोड़े बहुत लोन जाते थे, वो माफ़-मूफ़ कर दिया करते थे। इनको इनके सदक़ेवारी कर दिया करते थे। तो जी। तो वो तो चलता। अच्छा, इसी तरह सऊदीज़ भी और यूएई वाले भी, चूँकि इनकी फ़ौज वहाँ पे काम करती है, तो उनको मतलब काफ़ी लीवरेज दिया करते थे। लेकिन जब आप हर वक़्त पैसे ही माँगने के लिए बैठे हुए हैं, तो कौन कब तक फिर आपको पैसे देगा? इसीलिए तो सऊदी अरब ने 3-4 रोज़ पहले कह दिया कि जी अब हम अपने फ्रेंड्स, दोस्तों को पैसे यानी फ्रेंड्स कंट्रीज़ को पैसे जो हैं वो आईएमएफ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देंगे। अगर आईएमएफ देगा तो हम भी दे देंगे। तो ये सऊदी अरब का बहुत सख्त मैसेज था। यहाँ पे चाइना की बिल्कुल बात ठीक है। चाइना ने कहा हमें जो इंटरेस्ट है जी माफ़ी चाहता हूँ, वो हमें दें। तो चाइना तो किसी सूरत भी अब लीनिएंट नहीं है। चूँकि चाइना तो बहुत सख्त है कि उनके रफली कोई बताया जाता है अब 62 बिलियंस में से कोई हाफ के करीब रफली वो पाकिस्तान में लग चुके हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि वो चाइनीज़ कंपनियों के ज़रिए ही इन्वेस्टमेंट हुई है और चाइनीज़ कंपनियों को ही इन्वेस्टमेंट हुई है और कर्ज़ा पाकिस्तान के सर पे चला गया। यानी चीन से पैसा आया, चीन से चीज़ें आई, चीन से सारी कंस्ट्रक्शन
का काम आया, ये पावर प्लांट्स आए और चीन को पैसा ऑलमोस्ट वापस चला गया। उसमें से कुछ कोई 5-10% पाकिस्तान की एलीट ने खा लिया होगा, 5-10% चाइना की एलीट ने खा लिया होगा, बाकी जो है वो चाइना से आया, चाइना को ही वापस गया और चाइना का कर्जा सर पे खड़ा हो गया। और इसी चाइना के कर्जे की वजह से, ये जिसके साथ हिमालय से ऊंची दोस्ती और समुद्रों से गहरी दोस्ती थी, उसी ने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया है अल्टीमेटली। वरना अदरवाइज आप इससे पहले देखिए कि अमरीकियों के कर्जे, एड्स वेड्स, वो तो पाकिस्तान ने कभी गिने ही नहीं थे, कभी परेशान ही नहीं हुए थे। सऊदीज भी दे दिया करते थे, सब दे दिया करते थे। अब चाइना ने इतना टाइट कर दिया पाकिस्तान को कि सबको नजर आने लगा कि भाई इस देश के पास तो पैसे ही नहीं रहे। पहले तो अमेरिका से आते थे, इधर से किसी को कर्जा दे दिया, उधर से दे दिया, इसकी टोपी उसके सर पहनाई, उसकी टोपी तीसरे के सर पे पहनाई। अब वो टोपी नहीं मिल रही, खुद अपना सर गंजा हो गया। तो अब अपना सर नंगा हो गया है और टोपी है नहीं, और टोपी ढूंढ रहे हैं कि भाई कहीं से टोपियां दो एक मिल जाएं, हम फिर चलाना शुरू कर दें। लेकिन अल्टीमेटली फिर एक स्टेज आती है कि टोपियां मिलना बंद हो जाती है, और ऐसा ही हुआ। और अब ये इस पोजीशन में है कि चाइना को कोस भी नहीं सकते, बाकी दुनिया को ये बुरा भला कह सकते हैं। चाइना को बुरा भला कहेंगे तो वो जो इनके खुफिया एग्रीमेंट चाइना के साथ हुए हुए, जो चाइना हर देश के साथ करता है, तो चाइना फिर टेरिटोरियल क्लेम कर देगा। तो बहुत ही बुरे फंसे हैं अपने ही बहुत ही प्यारे दोस्त के हाथों इनफैक्ट। और चाइना की जब हम बात कर रहे हैं तो चाइना एक तरह से वो खुद ही फंसा हो गया। हाँ, अब वो देखिए, उसके जो हालात इस वक्त जो चल रहे हैं चाइना के, विद इन चाइना, जो उसकी एक इकोनॉमिक कंडीशन, जो वैक्सीन का जो उसका हाल हुआ है, और पूरी तरह से उसकी पिटाई हो गई है वैक्सीन के मामले में। और उसके बाद आप ये देखें कि उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा हुआ है, उनके यहाँ फूड शॉर्टेज हो गई है और लोग मर रहे हैं, लाखों के तादाद में लोग मर रहे हैं। तो 60,000 तो उन्होंने खुद ने एक्नॉलेज कर दिए, जो 1 और 2 एक्नॉलेज किया करते थे। जी बिल्कुल ठीक है। चाइना खुद इस वक्त एक क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, लेकिन चाइना स्टिल इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में होने के बावजूद कि पाकिस्तान की कोई 4-6-10 बिलियन डॉलर की मदद तो कर सकता था। लेकिन कभी भी जब चाइना के बहुत अच्छे हालात थे तब भी मदद कभी नहीं की, कर्जा ही दिया था। अब तो वो कर्जा देने से भी कतराते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो पहले पैसे देने जोगे नहीं है, तो इनको क्या दे। और ऊपर से जैसा आपने कहा, उनके हालात भी जरा क्रंच में हैं और उसमें वो और भी एहतियात कर रहे हैं। लेकिन क्रंच से ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से वो बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट हुए हैं, और हालांकि उनको होना नहीं चाहिए था। वो जिस तरह देशों को फंसाते हैं, तो उसी तरह पाकिस्तान को फंसाया था। और जब आप किसी को फंसाएंगे, फर्द हो या देश हो, ये बात तो तय है कि वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो आपको पे बैक कर सके। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, और हमें आप आर्थिक सहयोग करने के लिए जो आप देख रहे हैं नीचे, आप डिटेल्स देख रहे हैं, जीपे, पेटीएम, यूपीआई, पेपैल इत्यादि से आप हमारे सहयोग कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो ताइगोरा साहब, चीन और भारत के रिलेशंस की भी बात कर लें थोड़ी, कि इस समय जो चीन की स्थिति है और जो भारत की स्थिति है, तो चीन और भारत के संबंध जो है, चाइना इंडिया रिलेशंस, ये किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए, बड़े कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं। कोई 100 बिलियन से ज्यादा आपस की तजारत है। 120। लेकिन जी, लेकिन भारत का जो नेट बैलेंस है वो कम है। ज्यादा तो चाइना से इंपोर्ट्स हैं, और भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। लेकिन बहरहाल दोनों देशों की ज़रूरत है, और बिजनेस जो होता है दोनों देशों में, कोई भी दो देश हो, उनका अपनी ज़रूरतों की बुनियाद पर होता है। अगर आपको किसी एक को बात बताऊं इंटरेस्टिंग, जी इस समय भारतीय दवाइयों की स्मगलिंग हो रही है चाइना में।
हाँ, वो तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ, वो मैंने भी सुना है, पढ़ा है। और अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो वहाँ तो बिल्कुल ही दुआएं भी नहीं रही। तो पाकिस्तान तो खैर जान के लाले पड़े हुए हैं उनकी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। लेकिन चाइना चाइना भी बिल्कुल सबसे बड़ा तो उनका लिटमस टेस्ट से उनकी वैक्सीन थी, जो बुरी तरह फेल हुई। तो ऑफ कोर्स जो जनता की, यानी चाइनीज जनता का जो ट्रस्ट होगा, वो तो भारत की वैक्सीन हो, भारत की मेडिसिन हो, उसकी तरफ है। भारत ने ये बहुत कमाल किया कि कुछ ऐसी जो वाइटल किस्म की चीजें हैं, जैसे मेडिसिन हैं, उसमें एक रेवोल्यूशन लाया हुआ है, और वो बिल्कुल जा रहा है। लेकिन अगर भारत से चीजें रिलेटिवली, अगर हम अपने कैलकुलेशन में देखें, इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर कम जा रही हैं और चाइना से ज्यादा आ रही हैं, तो ये भी मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बहुत सारे देशों में ऐसा रिलेशनशिप होता है, बिकॉज ये तो सारा रिश्ता तजारत का जो होता है, वो तो नीड पे है ना। अगर मेरे पास कागज नहीं है मेरे देश में, तो जिसके पास भी कागज होगा मुझे चाहिए। अगर मैं पेन बनाता हूं तो मैं पेन बेच दूंगा, कागज ज्यादा महंगा है, पेन सस्ता है। लेकिन वो तो चलता रहता है। लेकिन जो अदर देन दैट रिश्ता है भारत का और चाइना का, वो काफी टेंस है। वो आप और हम देखते ही रहते हैं। और फिर चाइना ने रिसेंटली फिर बदतमीजी की थी, फिर चाइना वापस जाता है, फिर उससे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम वो एग्रेशन छोटा मोटा फिर कर देगा। क्योंकि चाइना को अपनी खुंदक है कि भारत क्वाड में भी शामिल है, I2U2 में भी शामिल है, और इस वक्त अमेरिका के साथ चाइना की ठनी हुई है। पहले अमेरिका ने ही चाइना को इतनी छूट दी थी कि चाइना जो आज का चाइना है कि इकोनॉमिक लेवल पे वो उस लेवल तक आया। अब जब अमेरिका को ये फील हुआ कि ये तो अब इकोनॉमिक पावर ही नहीं बनना चाहता, बल्कि इक्वल मिलिट्री पावर भी बनना चाहता है। साइबर की दुनिया में भी चाइना ने बहुत तरक्की की। तो अमेरिका को फिर और यूरोपियन यूनियन को फिर कुछ परेशानी हुई। तो अब वो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ पुराना लव एंड हेट का रिश्ता रहा। आप तो भी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। जी एक जमाने में तो बहुत साल पहले तो ऑस्ट्रेलिया की एक सरकार यूं लगता था कि जैसे चाइना ने खरीदी हुई है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। फिर अब तो अब की काफ़ी डिसएंगेज कर लिया इन्होंने। जी जी काफी बल्कि आज कहीं एक आर्टिकल छपा हुआ था कि शायद अमेरिका की कोशिश है कि बिकॉज चाइना के साथ ही वो भी आते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी सी लेवल पे, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को प्रिपेयर किया जाए, इक्विप किया जाए कि चाइना को कंटेन किया जाए। और वो ऑलरेडी कर रहे हैं क्वाड की सूरत में। भारत की भी जरूरत है। भारत को भी पता है कि चाइना एक अनप्रिडिक्टेबल नेबर है। तो जो अनप्रिडिक्टेबल नेबर होता है, तो वो फिर उसके उसको डील तो करना पड़ता है। तो चाइना और भारत के रिश्ते टेंस रहेंगे। कब कभी ठीक होंगे, कोई जब तक कोई मेजर चेंज ना हो वर्ल्ड पे, मुझे नहीं दिखता। लेकिन भारत को अपने नेबर के साथ रहना भी पड़ेगा, और चाइना को भी रहना पड़ेगा। और वो अपनी अपनी पॉलिसियों के मुताबिक एक दूसरे को डील करते रहेंगे। चाइना का स्नीकी तरीका है, वो स्नीकी तरीके से करेंगे। भारत का हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, वो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से डील करेंगे। तो ये रिश्ता बस इसी तरह ही चलेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अब तक दूसरी सरकार जा रही है, इससे हमें ये उम्मीद बंधी है कि भारत में ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिसी मेकर्स हो, सिक्योरिटी के इदारे हों, वो बहुत क्लियर हैं in terms of dealing neighbors like China and Pakistan, and also in terms of dealing international affairs. तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि इस बहुत बढ़िया लोग जैसे जयशंकर जी हों, अजीत डोवाल जी हों, और मतलब बहुत ही सीजन्ड एक्सपर्ट्स लोग जो हैं, वो बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद डिटरमिन्ड है इन चीज़ों को हैंडल करने के हवाले से। तो इन टर्म्स ऑफ भारत की जो कैपेबिलिटी है, वो तो बहुत बड़ी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ चाइना की जो नेगेटिव प्लानिंग्स हैं, वो भी बड़ी हैं, वो भी जू की तू है, वो भी चेंज नहीं हुई। तो इन इन सर्कमस्टांसिस में अब तल्लुकात तो फिर वो इसी तरह रहेंगे, टेंस ही रहेंगे, और काम भी करना एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से बचना भी है। ऐसा ही लगता है। जी, जी, जी। अच्छा, अब अपने रीजन के एक और प्लेयर अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात कर लें।
तो अफ़गानिस्तान जो है इस वक़्त वो ये कहता है कि साहब कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारी इमदाद इधर-उधर क्या जाके करता है। इसके पास तो खुद को खाने के पास नहीं है, हमारा फ़ॉरेन रिज़र्व इससे बेटर है। इस ये जो है हमारी कहीं पे भी इमदाद करने की इसको आवश्यकता नहीं है। और साथ में पूरी तरह से टीटीपी को उन्होंने अमेरिकन जो हथियार छोड़ के गए थे वो मुहैया करा दिए। वो हथियार जो है वो बीएलए और बीएलएफ के पास भी पहुँच गए और रोज़ हम सुनने को मिल रहा है हमको, किसी दिन 8 मार दिए, किसी दिन 10 मार दिए। और बात तो यहाँ तक आ रही है कि काफ़ी फ़ौज जो है वो चौकियाँ छोड़ के भाग गई है केपीके से। तो अफ़गानिस्तान का जो रोल है इस पूरे रीजन में वो क्या रहने वाला है? जी देखिए, अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ी थ्रेट है अब पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में ये क्लैरिफ़िकेशन ऑन एंड ऑफ दी जाती है कि नहीं, हमारे लिए थ्रेट टीटीपी है। फ्रैंकली टीटीपी जो है उनके भी कई ग्रुप्स हैं। अफ़गान तालिबान एक ही बड़ा ग्रुप है। तो ये बात पक्की है कि अफ़गान तालिबान की लीडरशिप ने फॉर ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स बड़े सख्त बयानात दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से। और वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो हॉट है और वो बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। ईस्टर्न बॉर्डर तो भारत की तरफ से सिर्फ डिफेंसिव एक होता है। कभी भारत की तरफ से कोई ऑफेंसिव काम नहीं हुआ। तो इसलिए वहां से तो उनको शांति है। इनफैक्ट पाकिस्तान को यहाँ से ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। और जो पाकिस्तान टीटीपी के साथ तल्लुकात और ख़राब कर रहा है, तो टीटीपी के कुछ जो लोग हैं वो अफ़गान तालिबान में घुस जाते हैं। अफ़गान तालिबान फिर खुद अगर डायरेक्ट पाकिस्तान में कोई हरकत नहीं करते तो वो टीटीपी को कह देते हैं, या टीटीपी ऑन इट्स ओन भी कर देता है। उनकी भी बहुत रिवेंज है। और ये जो जितना जहादी सर्कल है पूरे का पूरा, ये असल में एक कारोबार है। जहाद एक कारोबार है। लोग समझते हैं कि ये माइंडसेट है, माइंडसेट तो है ही है, लेकिन माइंडसेट से ज्यादा ये कारोबार है। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल और नॉन इस्लामिक लोग मैंने रिसर्च की जो टीटीपी में और दाइश में शामिल हैं, इसलिए कि उनका ड्रग्स के बिजनेस हैं, उनके वेपन्स के बिजनेस है। वो दाढ़ी बढ़ाते हैं और वो उस कल्चर को समझते हैं, उस कल्चर में ये पले बड़े हैं, तो वो आसानी से मजहब का लबादा भी ओढ़ते हैं, मगर कारोबार वो उनके यही हो रहे हैं कि लोगों को उठा लिया, उनको बना के यरगमाल बना के पैसे ले लिए। तो वो सारे क्रिमिनल काम हो रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ उनके पुराने रिवेंज हैं, स्पेशली टीटीपी के, और ऊपर से ये जो हालात हैं वो और ख़राब होते चले जा रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो पीएलए, जो दूसरे ग्रुप हैं जिनके अपने रिवेंज हैं, या पश्तून कुछ ग्रुप हैं, तो वो भी फिर दे डोंट केयर कि भाई हमें टीटीपी की मदद चाहिए या तालिबान की चाहिए। वो फिर वो वही जो बात है कि योर एनिमी इज माय एनिमी वाली बात है। तो चूंकि वो उनका दुश्मन एक ही है, तो फिर वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी भी छोड़ देते हैं और फिर जहाँ कहीं कोलैबोरेट कर सकते हैं कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल पे हमला किया तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो अब गुलामी की जंजीरें तोड़ने के बाद जिनको वो अपना हीरो समझ रहे थे, उनका ख्याल था कि तालिबान और टीटीपी ये सब मिलकर कश्मीर जाएंगे, और वो उल्टा उनके गले पड़ गए। और वो भारत का बहुत रेस्पेक्टफुली जिक्र करते हैं तालिबान। वो कहते हैं हमारा तो उनसे कोई इशू नहीं है, वो तो बल्कि हमें कंदम भी दे देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो वो तो पाकिस्तान के ही मतलब जो इनकी गलत पॉलिसियां थी पाकिस्तान की, वो उनका रिवेंज ले रहे हैं बुरी तरह। और ये इस पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान आर्मी, मतलब किसी राह चलते को तो मार सकती है, किसी को उठा सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी फोर्स के साथ लड़ना उनके पास की बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहेगा, लुढ़कता हाँ, रहेगा और न टूटेगा और न चलेगा? देखिए जो टूटने वाली बात है, पहले पाकिस्तान 1971 में टूटा था, खुद से तो नहीं टूटा था। वो थोड़ा सा भारत ने फिर पुश किया था जो टूटा था।
जी। अब पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, भारत कुछ पुश तो कर नहीं रहा। अब और उस इलाके भारत तो में, ये कह रहा है कि जो अपने आप टूट रहा है तो उसको पुश क्यों करें हम? हाँ, नहीं, वो अपने आप देखिए, टूटने वाली जो बात है, अगर पाकिस्तान टूट जाता है, तो ये तो पाकिस्तान के बहुत हक में जाएगी बात। इसलिए कि पाकिस्तान टूटने के बाद होगा क्या? जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लमेटिक इलाके हैं, यानी बलूचिस्तान अलग हो गया, प्रॉब्लम ही खत्म हुई ना। पश्तून जो है वो अलग हो गया। पाकिस्तान तो इनफैक्ट पंजाब ही है, पाकिस्तानी पंजाब जो है वही पाकिस्तान है। अच्छा, वो टूटने के बाद फिर उस पंजाब का वो एक नेचुरल मुल्क बनेगा, जिसके फर्दर टूटने का चांस नहीं होगा। हाँ, उसमें भी एक सराइकिस्तान बन सकता सराइकी वाला है। है। मुल्तान वाले सराइकी वाले जो हाँ, वो जो बहावलपुर, चोलिस्तान के, आपके राजस्थान के पीछे की पूरी पट्टी जो है। तो आप जो राजस्थान वाले हैं, वो उनके साथ बॉर्डर खोल लीजिएगा, ठीक है। तो वो अगर पाकिस्तान, देखिए, अगर हम ये सपोज करें कि टूट जाता है, तो उसमें पंजाब फिर एक यूनिटी रह जाएगी। और पंजाब में बस इशू कहीं कहीं थोड़ा बहुत पाकिस्तान वालों के साथ होगा, वो कोई 20-30 साल बाद फिर दोबारा उभरेगा। और लेकिन बाकी ये पश्तून जो है ये अलग हो गए, फॉर इंस्टेंस, ऐसे ही हम सपोज कर रहे हैं। बलूचिस्तान तो कभी भी इनके साथ होने की बात ही नहीं करते, वो तो अलग कब से, जब से पाकिस्तान ने उन पर कब्जा किया, अपना देश बनाना चाह रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में जो पंजाब वाला पाकिस्तान रह जाएगा, उसमें फिर कुछ खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि वो जो वहां के रिसोर्सेज जो बलूचिस्तान में गरीब बलोचों को मारने के लिए लगते हैं, आप याद कीजिए 1971 में बांग्लादेश का कितना बुरा हाल था, जो आज बांग्लादेश है, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान होता था। तो उस फिर आर्मी सारा, का साइज क्या होगा? हाँ, आर्मी ये है कि मतलब आर्मी का साइज इतना ही होगा, 7-8 लाख की जितनी है आर्मी। हाँ, तब भी। हाँ, नहीं, बस इस आर्मी का नहीं, फिर तो ज्यादा जरूरत होगी ना, फिर तो बलूचिस्तान से भी हमले हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये दो ही बॉर्डर है ना, तालिबान का और इधर। फिर तो अगर वो सुन्नियों ने भी बना लिया, वहां से भी हो सकता है अटैक। फिर तो शायद 1-2 लाख और बढ़ानी पड़े आर्मी। तो तब तो मुझे मतलब लगता है ये, फिर इनका इनका हाल तो फिर वही होगा जो अफगानिस्तान का है। हाँ, अब इनकी जी जी, जीडीपी ऐसा ही, वीडीपी का हाल वही हो जाएगा फिर तो। हाँ, वो बस ऐसा ही है। देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली जिन जिन फेक आइडेंटिटीज पे पूरा देश चल रहा है, और उसका हाल तो भी यही होना था ना। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जो आटा 200-250 रुपए का, वो मतलब जो भी पता नहीं कह रहे हैं कि 1 किलो है। अगर 1 किलो आटा 200-250 रुपए का है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा अलादीन का चिराग होगा कि ये वापस आए 10-20-30 रुपए। बल्कि आईएमएफ तो कर रहा है कि आप अभी और अपने हाँ, करेंसी डीवैल्यू कीजिए, या और वो कर नहीं रहे हैं अभी भी, लेकिन फिर भी गिरती जा रही है। 231 तो था आज मैंने देखा था, और कह रहे हैं कि डॉलर मिल ही नहीं रहा है। राइट और राइट। और रेट जो है वो ओपन मार्केट में कोई 40-50 रुपए ज़्यादा है इससे। जी, नहीं, तो देखिए, आपने पूछा कि ये कब तक चलता रहेगा। तो ये जो इस तरह सिसक सिसक कर मरना है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। एकदम से मर जाना बहुत इजी होता है। बहुत ज्यादा मसाइल छूट जाते हैं, वो जो बेचारे लोग होते हैं, इर्द गिर्द बच्चे, वो सारे परेशान रहते हैं। जो लोग सिसक सिसक कर मरते हैं, ठीक है। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक क्रूअल किस्म की रियलिटी है। तो जब जो कोई अपनी जो भी अंजाम है, नेचुरली या अननेचुरली तुरंत चला जाए, तो वो बल्कि कम कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम परेशानी का बाइस भी है। अब ये ज्यादा खतरनाक है, जो सिसक सिसक के चल रहा है और किसी को पता ही नहीं है कि कहां तक जानी है ये शूटिंग। दिस इज मोर डेंजरस। ऐसे में क्या ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स बेच सकता है आतंकवादियों हाँ, को, टेररिस्ट को? ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। देखिए, ये कोई केले तो है नहीं है न्यूक्लियर वेपन जिसके खरीदार होंगे राह चलते। पहले देखने वाली बात ये कि इसको कौन खरीदेगा। भारत तो नहीं ऑफ कोर्स खरीदेगा, या ये बेचना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा,
वो जो जितना स्मगल वगल ईरान को और नॉर्थ कोरिया को जो कहानियां हैं बताई जाती हैं कि कुछ हुआ है, अमेरिकन भी उसको कंफर्म करते हैं, वो तो हो गया। अब उनके पास भी कोई पैसे वैसे नहीं है खरीदने के लिए। तालिबान के पास भी मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चाइना को क्या चाहिए न्यूक्लियर? चाइना के पास अपने अच्छे खासे हैं, रूस के पास बहुत है। अब ये न्यूक्लियर वेपन जो होती हैं ये कोई पटाखे तो है नहीं, आम किस्म के पटाखे के कोई भी ले ले। तो और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं करने देगी। लेकिन एक खतरा है कि ये गलत हाथों में, विद इन पाकिस्तान आर्मी में बड़े बैठे हुए हैं जहादी किस्म के लोग भी, ये अगर गलत हाथों में चला जाता है या टीटीपी इस तरह के लोग इसको कुछ लेके चले जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इसको लेके गए तो आपने फोड़ दिया। इसको तो कैरी करना भी एक बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है, फिर उसके बाद इनको लॉन्च करना भी बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है। ये तरह तो है नहीं कि आपने मतलब बैठ के वो आग आग लगाई और चल पड़े। तो इनकी सोफिस्टिकेशन तो बहुत है, लेकिन फिर भी खतरा तो है कि कोई पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही कोई जहादी ग्रुप कभी इसको कर ले। लेकिन एक बस उम्मीद है कि वर्ल्ड की पूरी निगाहें होंगी, खासतौर पर अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन जो है, वो इस तरह के जो इदारे हैं वो इस पे 24/7 निगाहें रखे होंगे। लेकिन मुझे तो अब उन इदारों और इन अमेरिका जैसे देशों की कैपेबिलिटी पे भी कुछ 100% इंश्योरेंस नहीं है कि हमने अफगानिस्तान में देखा किस तरह भागे हैं ये वहां से। लेकिन अब ये दुनिया को ये खतरा तो है, अब दुनिया को भी इस थोड़े बहुत थ्रेट के साथ तो जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अब इस थ्रेट को इन्होंने पनपाया है, तो उस थ्रेट के साथ जिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। एक बार दर्शकों से फिर से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, आप साथ में सब्सक्राइब कर दें यदि नहीं किया है तो, और हमें सहयोग करने के लिए आप जो नीचे देख रहे हैं इन लिंक्स पर जीपे, पेटीएम, यूपीआई, पेपैल, इन सब के माध्यम से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं आर्थिक रूप से। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ताहिर गोरा साहब। जय हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद जी, थैंक यू।